संक्रामक रोग की क्लास में ये संक्रामक रोग चैप्टर 2 है, जिसमें अन्य प्रकार की संक्रामक बीमारियों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट चैप्टर की कुछ बीमारियों के बाद और भी कुछ संक्रामक बीमारियां हैं, जिनको संक्रामक रोग पार्ट 2 के अंतर्गत बताया गया है। इसमें सबसे पहली डिसीज आती है डेंगू। डेंगू के बारे में थोड़ी सी बात कल हो गई थी, इसका एक शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। डेंगू जो है ये मच्छर से फैलने वाला रोग है, और मच्छर का नाम क्या है? इसमें मच्छर का नाम है एडिस नामक मच्छर से ये फैलता है। अगली बात कि इससे बचने के उपाय की अगर बात करें तो पहले तो बात की जाए कि इसमें मुख्य रूप से किस प्रकार का नुकसान व्यक्ति को होता है। तो इसमें प्लेटलेट्स की संख्या काफी कम हो जाती है, बुखार आता है, रक्तचाप काफी गिर जाता है, धड़कनें कमजोर पड़ने लगती हैं। ये सारी समस्याएं व्यक्ति को नोटिस की जाती हैं। इसके उपचार के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होना जरूरी है, क्योंकि किसी चिकित्सक की देखरेख में ही इसका इलाज होता है। रोकथाम की अगर बात की जाए तो रोकथाम के लिए यही है कि लार्वा इकट्ठा ना होने दें, कहीं पर पानी इकट्ठा ना होने दें। साफ पानी में पनपने वाला मॉस्किटो होता है ये एडिस मच्छर, मच्छरदानी का प्रयोग करें, लार्वा को नष्ट कर दें। इसके दो तरीके के कंडीशन जो थे, एक डेंगू DHS कंडीशन और एक DSS कंडीशन, ये दोनों ही कंडीशन काफी खतरनाक कंडीशन में आती हैं, और इन दोनों के केस में पर्सन को हॉस्पिटलाइज्ड होना आवश्यक है। ICU वार्ड में इसको भर्ती किया जाता है। नेक्स्ट बात की थी मलेरिया की, तो मलेरिया भी एक मच्छर से फैलने वाली डिसीज है। मच्छर का नाम होता है फीमेल एनोफ्लीज, मच्छर के द्वारा ये फैलता है। इसमें होता क्या है, आपसे अगर पूछा जाएगा किस प्रकार के नुकसान व्यक्ति के शरीर में होते हैं, तो इसमें RBC की संख्या काफी कम हो जाती है, RBC को नष्ट करने लगता है ये। दूसरी बात, इम्यून सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तीसरी बात इसमें होती है कि जो प्लाज्मोडियम है वो अपने अंदर से कुछ टॉक्सिक एलिमेंट निकालता है, और वो टॉक्सिक एलिमेंट जाकर अन्य अंगों को भी प्रभावित करने का काम करता है। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के मलेरिया पैरासाइट मिलते हैं: प्लाज्मोडियम बायवैक्स, प्लाज्मोडियम फैलोस्पेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। भारत में मुख्य रूप से ज्यादातर इन 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलने वाला मलेरिया बहुत देखा जाता है: प्लाज्मोडियम बायवैक्स, प्लाज्मोडियम फैलोस्पेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। इसमें से जो प्लाज्मोडियम फैलोस्पेरम है, ये प्लाज्मोडियम फैलोस्पेरम मस्तिष्क मलेरिया का कारक बनता है। ट्रीटमेंट में डॉक्टर की सलाह से इसका कंप्लीट कोर्स किया जाना चाहिए। दूसरी बात, बचने का तरीका है कि मच्छरों से बचा जाए, मच्छरों को नष्ट कर दिया जाए, उनका लार्वा नष्ट करा जाता है सर्वेक्षण करके। ये कुछ बातें मलेरिया से आपको याद रखनी। लक्षण पूछे जाएं तो लक्षण में लिख सकते हैं कि बुखार आ जाता है, ठंड लग के बुखार आता है, वजन कम हो जाना, सिर दर्द होना, भूख ना लगना, ये सारे इसके कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट डिसीज है कुष्ठ रोग। ये जो डिसीज है लेप्रोसी इसको इंग्लिश में कहते हैं, कुष्ठ रोग है। ये
एक बैक्टीरिया जन्य डिसीज है और इसमें बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो जब भी उत्तर आपसे पूछा जाएगा तो ये एमसीक्यू में या खाली स्थान में किसी तरीके से पूछ सकते हैं कि कुष्ठ रोग लेप्रोसी किस प्रकार के बैक्टीरिया से फैलती है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अगली बात, ये घनी आबादी वाले क्षेत्र में ज्यादा होती है। इसमें होता क्या है कि त्वचा पर धब्बे हो जाते हैं और जो धब्बे होते हैं उनमें कोई संवेदना नहीं होती, उन धब्बों में कोई जलन या खुजली नहीं होना, निकट के स्नायु का मोटा हो जाना, ये सारे इसमें लक्षण देखने में आते हैं। पहले ये लाइलाज बीमारी थी और संक्रामक थी, इस वजह से जो व्यक्ति इससे संक्रमित तो रहता था उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि पहली बात ये लाइलाज थी, दूसरी बात संक्रामक थी। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस डिसीज को स्प्रेड होने का खतरा बना रहता था। इस वजह से व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, पर अब इसका इलाज संभव है। बैक्टीरिया का नाम जरूर आपको याद रखना है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और किस प्रकार की डिसीज है, तो बैक्टीरिया जन्य डिसीज है। और कौन से बैक्टीरिया से होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये एक निंदनीय बीमारी मानी जाती थी पुराने समय में, क्योंकि कंप्लीट इलाज की सुविधा उपलब्ध ना होने पर, व्यवस्थाएं ना होने पर इसका इलाज नहीं था उस वक्त, और ये संक्रामक थी, फैलने वाली डिसीज है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। नेक्स्ट डिसीज आती है तपेदिक। ये सारी डिसीजेस हम पहले की क्लास में कर चुके हैं, इनका केवल एक शॉर्ट रिव्यू बता रहे हैं। नेक्स्ट डिसीज है तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसी नामक बैक्टीरिया से फैलती है। ये फेफड़े पर ज्यादातर इफेक्ट करती है, और बात करी जाए तो ये 2-3 प्रकार में इसको विभाजित कर दिया, जैसे फेफड़ों की टीबी होती है, आंत की टीबी होती है, मस्तिष्क और हड्डी की टीबी होती है। जांच में इसके देखा जाता है कि जो कफ आ रहा है, थकार आ रहा है, उसमें AFB का मिलना इसका सबसे प्रामाणिक जांच है। जब इसका टेस्ट किया जाता है तो चेक करा जाता है कि जो खकार है उसमें AFB मिल रहा है क्या, एसिड फास्ट बैसिलाई अगर उपस्थित होता है खकार में तो ये समझा जाता है कि ये इसकी प्रामाणिक जांच है, टीबी की पुष्टि इससे हो जाती है। एक्सरे के द्वारा भी इस परीक्षण होता है, CSF का परीक्षण, MRI के परीक्षण से मस्तिष्कीय टीबी को जांचते हैं, एसिटिक फ्लूइड के परीक्षण से टीबी की जांच होती है। तो ये सभी विभिन्न प्रकार की जांचें हैं जिनके द्वारा टीबी की जांच होती है। उपचार के लिए क्या करते हैं, तो उपचार के लिए टीबी के मरीज जब टीबी से पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको अन्य व्यक्तियों से दूर रख के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें डॉट्स जो पद्धति है, सीधे उपचार का अल्पकालिक कोर्स, डॉट्स पद्धति के द्वारा ट्रीटमेंट कराया जाता है। और एंटी ट्यूबरकुलर दवाइयां देते रहते हैं, 6 से 8 महीने ये डॉट्स का कोर्स चलता है, जिसमें एंटी ट्यूबरकुलर दवाइयां मरीज को प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके बाद बात करें तो अगली बात हमारी थी
डिप्थीरिया डिसीज भी कल कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट डिसीज थी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया डिसीज भी कल फिनिश हो गई थी। इसमें है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से ये फैलता है। जीवाणु का नाम आपको याद रखना है। जीवाणु का नाम क्या है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। इसमें मूलतः टॉन्सिल, नाक और गला संक्रमित होता है। जो विंड पाइप होता है, जो सांस लेने का माध्यम है, वो इसमें सबसे ज्यादा संक्रमित हो जाता है। सांस लेने का जो माध्यम है, नाक से गला, टॉन्सिल, ये सभी इसमें ज्यादा संक्रमित होते हैं। तो पहली बात डिप्थीरिया नामक डिसीज के बारे में जब पूछा जाएगा, सबसे पहली बात आपको लिखनी है, फैलाने वाले किस बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है? तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। इसमें मूलतः टॉन्सिल, नाक और गला संक्रमित होता है। इसमें अगर बात की जाए तो ये बच्चों को ज्यादातर प्रभावित करता है। यह 5 वर्ष से कम के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। डीपीटी नाम से इसका टीका कुकर खांसी और टेटेनस के साथ राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में शामिल है। बच्चों को डीपीटी का टीकाकरण किया जाता है। तो पहले कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होता है। सबसे पहली बात ये लिखनी है। इसको हिंदी में गलघोंटू कहते हैं, इंग्लिश में डिप्थीरिया और हिंदी में गलघोंटू। डिप्थीरिया, इंग्लिश में डिप्थीरिया इसको कहते हैं। कॉर्नी बैक्टीरियम कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। जिस बैक्टीरिया के द्वारा इसका संक्रमण होता है, बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। संक्रमित कौन सी चीज होती है? तो इसमें नाक, टॉन्सिल और गला, ये मुख्य संक्रमण वाले अंग हैं। मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम के बच्चे इससे ज्यादा संक्रमित होते हैं। 5 वर्ष तक के बच्चे। वर्ष तक के बच्चे ज्यादा इससे संक्रमित पाए जाते हैं। अगली बात है कि इसमें किस प्रकार के टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। तो डीपीटी नामक टीका इसमें लगाया जाता है। होता क्या है, लक्षण किस प्रकार के बच्चे के अंदर देखे जाएंगे? तो बुखार के साथ गले में दर्द, बुखार आए और गले में दर्द रहे। अगली बात, गले में झिल्ली बन जाती है जो कि टॉन्सिल और फेरिंक्स बॉक्स, फेरिंक्स से चिपक जाता है और हटाने पर रक्त निकलता है। एक झिल्ली टाइप की बन जाती है जो किसके साथ चिपक जाती है?
टॉन्सिल और फेरेंक्स के साथ चिपक जाती है। बच्चों को कुछ भी निगलने में दिक्कत हो और वायु नलिका अवरुद्ध हो जाए, ये सभी इसके मुख्य रूप से लक्षण हैं जिनको देख के पता लगाया जा सकता है कि जो बच्चा है वो डिप्थीरिया नामक डिसीज से ग्रसित है। किस प्रकार के टीके की व्यवस्था है इसमें? तो डीपीटी नामक टीका इसमें लगता है बचपन में। जब टीकाकरण होता है बच्चों का, उस टीकाकरण में एक टीका शामिल होता है डीपीटी का टीका, और डीपीटी टीका जो है डिप्थीरिया डिसीज के रोकथाम के लिए ही लगाया जाता है। पांच वर्ष तक के बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब लक्षणों की बात लिख लेते हैं, कौन कौन से लक्षण देखने में आएंगे। तो लक्षण की बात करें तो इसमें गले में दर्द, निगलने में दिक्कत, कुछ भी बच्चा कुछ खाएगा तो उसको दर्द होगा, निगलने में परेशानी, थर्ड पॉइंट बुखार भी रहता है। और इसमें जो कॉर्नी बैक्टीरियम है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ये करता क्या है? टॉन्सिल एवं फेरेंक्स, टॉन्सिल एवं फेरेंक्स के ऊपर एक मतलब एक झिल्ली का निर्माण करता है जो कि टॉन्सिल एवं फेरेंक्स से चिपक जाती है, और निकालने पर खून भी निकल आता है। निकालने पर खून आता है। ये सभी इसकी बातें हो गई कि कौन कौन से लक्षण हैं जो बच्चे के अंदर देखे जाएंगे, और 5 वर्ष तक के बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तक के बच्चे ज्यादा प्रभावित। टीकाकरण की बात करी जाए तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो डिप्थीरिया से संबंधित सारी बातें इसमें हो गई हैं। सबसे पहली बात, डिप्थीरिया फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम। तो बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ये सूक्ष्म जीवाणु एक कृत्रिम झिल्ली बनाते हैं जो कि टॉन्सिल और फेरेंक्स में जाके चिपक जाती है, और जब उसको निकालते हैं तो निकालने पर खून आता है, गले में दर्द होता है, नाक में संक्रमण हो जाता है, विंड पाइप में जो आपकी श्वास नली है वो अवरुद्ध हो जाती है,
कुछ भी निगलने में दिक्कत होना, वायुनलिका का अवरुद्ध हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, दम फूलना, ये सभी लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। बच्चे 5 वर्ष से कम बच्चों को अधिक प्रभावित करता है ये रोग। और अगली बात, किस प्रकार का टीकाकरण है, तो डीपीटी नामक टीका इसमें लगाया जाता है। यह बीमारी जो है ये बैक्टीरिया जन्य बीमारी है, ठीक है, बैक्टीरिया जन्य, बैक्टीरिया का नाम, दूसरी बात इसमें लक्षण, और बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। टीकाकरण कौन सा है, तो डीपीटी नामक टीका लगता है। निमोनिया की बात करेंगे, अगली बात किसकी करनी है, निमोनिया की। निमोनिया जो है वो निमोकोकस जीवाणु के कारण होता है, फेफड़े को संक्रमित करता है। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया जो डिसीज है ये किस जीवाणु से होती है, जीवाणु का नाम है निमोकोकस जीवाणु के कारण होती है। इसमें फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। कौन सा अंग संक्रमित होता है, तो संक्रमित होने वाले अंग का नाम है फेफड़े। निमोनिया के बारे में और कुछ जानकारी की अगर बात करें तो डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण, जो जीवाणु का नाम है उसका कंप्लीट नेम है डिप्लोकोकस निमोनिया। फेफड़ों के जो छिद्र होते हैं जहां पर फाइब्रिन जमा हो जाता है, जो कूपिकाएं होती हैं, फेफड़े की कूपिकाएं होती हैं, वहां पर फाइब्रिन जमा हो जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। यह वायु के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। अब बात करेंगे कि इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे, तो लक्षण दिखाई देंगे असामान्य श्वसन, मतलब आराम से सांस नहीं ले पा रहा है बच्चा, उसकी सांस में कोई ध्वनि आ रही है, सर्दी खांसी है, उसको कुछ भी निगलने में दिक्कत हो रही है। ये सारी जो लक्षण हैं इनको देख के पता किया जा सकता है कि व्यक्ति निमोनिया से पीड़ित है। उपचार के लिए एंटीबायोटिक एवं एंटीपायरेटिक जैसे पैरासीटामोल दिया जाता है। बच्चे को गर्म जगह पर रखें, तरल पदार्थ पिलाते रहें, और गंभीर मामले में बच्चों को ऑक्सीजन भी लगाना पड़ता है तो किसी हॉस्पिटल में ही इसको भर्ती कराएं। घर पर इसका इलाज नहीं करें, क्योंकि अगर ज्यादा गंभीर बीमारी है, बीमारी का स्तर ज्यादा बढ़ गया है, तो फिर ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता इसमें पड़ती है। निवारण की बात करें तो निवारण में यह है कि निमोनिया से बचाने के लिए बच्चे को मां का दूध देते रहें। भीड़ भाड़, धूल मिट्टी वाली जगह पर रहने वाले बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे बच्चे जो कुपोषित हैं वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और ऐसे बच्चे जिन्हें गर्म कपड़े उपलब्ध नहीं हैं या जो ठंड से अपना बचाव नहीं रखते, उनको भी ये बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। ये सभी निमोनिया से संबंधित बातें, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं, इनका केवल एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, थोड़ा थोड़ा। निमोनिया की सारी बातें हमने पहले ही कर ली थी कि ये निमोकोकस नामक जीवाणु से फैलता है, ये फेफड़ों को संक्रमित करता है। फेफड़ों को संक्रमित करने से हमारा अर्थ है कि ये फेफड़ों में जो एल्व्यूलाई होती हैं, कूपिका होती हैं, वहां पर जाकर फाइब्रिन जमा कर देता है, जिससे श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है।
ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। और किस प्रकार के बच्चों को? जो कुपोषित हों या जो धूल मिट्टी वाली जगह पर ज्यादा रहते हैं या जिन्होंने ठंड से अपना बचाव नहीं किया है, ऐसे बच्चों को ये जल्दी प्रभावित करता है। उपचार की बात करें तो इसमें एंटीबायोटिक और एंटी पायरेटिक जैसे पैरासिटामोल वगैरह देना चाहिए। बच्चे को चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपचार देना चाहिए। इसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता रहनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता से हमारा अर्थ है कि इसका इलाज जो है वो किसी हॉस्पिटल में ही हो, घर पे इसका इलाज ना किया जाए। अब यहां से जो ये सारी डिसीज कल तक हो गई थी, आज से जो डिसीज स्टार्ट होंगी वो है भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। ये जो डिसीज है ये आज से इसको स्टार्ट करना है। ये सारी अभी तक हमारी पुरानी वाली है। भोजन में प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारक होता है। भोजन में कई प्रकार के जीवाणु, विषाणु बैठ जाते हैं अगर उनको सही तरीके से ना पकाया जाए या वो ऐसी जगह पर रखे गए हैं जो उस जगह साफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वो भोजन अगर कोई व्यक्ति उसका सेवन करता है तो उसमें जो जीवाणु, विषाणु मौजूद रहते हैं उसके द्वारा व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसमें उल्टी, दस्त, पेट दर्द आदि समस्याएं बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को ये हो सकती हैं। तो अगर भोजन फूड पॉइजनिंग की बात करें तो फूड पॉइजनिंग जो डिसीज है ये होती किस कारण से है? तो सबसे पहली बात आपको लिखना है कि ये दूषित भोजन के द्वारा होती है। जब भी ऐसा भोजन जो दूषित है, खुला हुआ रखा था बहुत समय से या किसी गंदी जगह पर रखा था या उसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा गया है, तो ऐसी कंडीशन में भोजन दूषित हो जाता है। दूषित हो जाने वाले भोजन का सेवन करने से फूड पॉइजनिंग डिसीज होती है। और फूड पॉइजनिंग डिसीज में उल्टी, दस्त, पेट दर्द जैसी समस्याएं दिखाई देती हैं। डिब्बाबंद खाना जो होता है वो भी भोजन को विषाक्त बनाता है, क्योंकि डिब्बे बंद जो खाना रखा रहता है डिब्बों में, वो भी भोजन में विषाक्तता पैदा करता है। बाजार के जो खराब सामग्री होती हैं वो, जिन पर धूल पड़ रही है, मक्खियां बैठ रही हैं, ढाबे पर बनने वाला खाना, कई दिनों तक फ्रिज में रखा रहने वाला खाना, घर में भी बहुत लंबे समय तक कोई चीज रखी है, उर्वरक और कीटनाशक का अधिक और अनुचित प्रयोग भी हमारे खाने को प्रदूषित कर रहा है। जो भोजन प्राप्त किया है किसी फील्ड से, वो भी उसमें उर्वरक और कीटनाशक बहुत मात्रा में डाले गए हैं, वो भी भोजन को विषाक्त बना देते हैं। खाने के पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ ना धोना। प्रदूषित भोजन खाने से आंत में कैंसर और कई अन्य बीमारियां जैसे IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि का खतरा भी रहता है। साफ पानी पीकर हम कई भोजन विषाक्त के कारणों से बच सकते हैं। अब बात करेंगे कि फूड पॉइजनिंग होता किस वजह से है। तो इसमें कुछ जो जानने योग्य बातें हैं वो केवल यही है कि खराब दूषित भोजन। अब दूषित भोजन कहाँ का हो सकता है? या तो मार्केट का हो सकता है, डिब्बा बंद हो सकता है, या अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग करके उगाया गया अन्न हो।
या घर में भी भोजन रखा है, बहुत लंबे समय से रखा है, बहुत लंबे समय से घर पर भी भोजन रखा है, तो वो भी प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है, उस पर कीटाणु बैक्टीरिया लग जाते हैं आके। तो ये तो बातें हो गई कि ये इस प्रकार के चीजों से फैल सकता है। अब लक्षण क्या है, क्या क्या देखने में आएगा? अब लक्षणों की बात करनी, तो लक्षण में उल्टी होगी, दस्त होंगे, पेट में दर्द हो रहा होगा, पेट फूल जाएगा, नसें कमजोर पड़ेंगी, शरीर में जल की कमी नोटिस की जाएगी, पखाने के साथ कभी कभी खून या म्यूकस भी आता है, जिसे पैचेस डिसीज कहते हैं। पखाने के साथ जब म्यूकस और खून निकले, इस बीमारी को पैचेस बीमारी कहा जाता है। भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, दूषित भोजन के द्वारा होता है। डिब्बाबंद भोजन, दूषित भोजन, डिब्बाबंद भोजन, घर पर रखा हुआ, बहुत लंबे समय पहले तैयार किया हुआ घर पर रखा है, तो बहुत लंबे समय से रखा हुआ भोजन, दूषित भोजन, डिब्बाबंद भोजन, बहुत लंबे समय से रखा हुआ भोजन, बाहर का भोजन, बिना हाथ धोए खा लेने के द्वारा भी ये फैलता है। अब हाथों को साफ नहीं किया, उसके कीटाणुओं को नहीं मारा, बिना हाथ धोए किया भोजन, दूषित जगह पर पकाया गया भोजन या दूषित बर्तनों का प्रयोग, दूषित जगह या गंदे बर्तनों के प्रयोग, दूषित बर्तन या गंदे बर्तन का प्रयोग करके बनाया गया
भोजन विषाक्तता के कारण ज्यादातर यह सोलमोनेला, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, स्टेफाइलोकस, शिगेला आदि बैक्टीरिया के कारण हुआ करता है। अब इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम हैं। अच्छा, लक्षण और लिखते हैं। तो ये तो कारण हो गए किस तरीके से फैलता है। लक्षण और पहले बता दें कि कौन कौन से लक्षण इसमें नोटिस किए जाते हैं। दस्त, पेट दर्द, पखाने में खून और म्यूकस, पेट में जलन, ये सभी लक्षण नोटिस किए जाते हैं भोजन विषाक्तता में, फूड पॉइजनिंग में। और बार बार उल्टी दस्त होने की वजह से पानी की कमी भी इसमें हो जाती है। पानी की कमी भी इसमें नोटिस की जाती है। ये सभी इसके लक्षण हैं कि इसमें उल्टी दस्त होती है जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है, पेट में दर्द, पेट में जलन, पखाने में खून आना, म्यूकस निकलना। अब अगली बात कि कौन कौन से बैक्टीरिया वायरस इस पर काम करते हैं। तो इसमें कुछ 2-3 बैक्टीरिया वायरस के नाम आपको याद रखने। एक सोलमोनेला, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, कुछ जो बैक्टीरिया इस पर इसको फैलाने का काम करते हैं, बैक्टीरिया के नाम हैं सोलमोनेला जो कि टाइफाइड वाला है, सोलमोनेला, बोट्यूलिनम, क्लोस्ट्रीडियम, शिगेला,
क्लॉस्ट्रीडियम, शिजिला, स्टेफाइलोकस, ये सभी कुछ वायरस, 3-4 नाम आप याद रखेंगे। साल्मोनेला, बोट्यूलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम। इन बैक्टीरिया के अलावा कुछ रसायन और आर्सेनिक के कारण भी ये बीमारी होती है। बहुत से पौधे और उनसे मिलने वाले फल भी इस बीमारी को कराने का काम करते हैं। समुद्री खाद्य पदार्थ या झींगा मछली भी ये फूड पॉइजनिंग कराने का काम करती है। प्रदूषित उर्वरक तथा कीटनाशकों की अधिक मात्रा भी इसका कारण है। बिना धोए खाना खाने की आदत और भोजन पकाने के लिए प्रयोग किए गए गलत बर्तन, खराब बर्तन या गंदी जगह पर पकाया हुआ भोजन भी इसका कारण है। तो पहली बात तो ये कुछ बैक्टीरिया इसका कारण है। दूसरी बात, पहली बात ये बैक्टीरिया इसका कारण है, और दूसरी बात कौन सी चीज इसका कारण है? खराब भोजन, खराब हाथों से किया गया भोजन। तीसरी बात, खराब हाथों से किया गया भोजन। कुछ ऐसे पौधे होते हैं या उनसे प्राप्त होने वाली फल और सब्जियां होती हैं जो कि फूड पॉइजनिंग कराने का काम करती हैं। तो कुछ पौधे एवं उनके फल, थर्ड बात, समुद्री खाद्य सामग्री, झींगा मछली, ये सभी। इसके बाद बात करें तो कुछ पौधे और उनके फल, समुद्री खाद्य सामग्री, झींगा मछली, ये कुछ बैक्टीरिया, रसायन और आर्सेनिक, अगर आर्सेनिक रसायन कुछ भोजन में मिल जाए आके, अधिक कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग अधिक मात्रा में करना, इससे भी भोजन विषाक्त हो जाता है और भोजन विषाक्तता की परिस्थिति आती है। ये सभी भोजन विषाक्तता के कारण हैं कि जो फूड पॉइजनिंग है वो किन किन कारणों के द्वारा होती है। तो सबसे पहली बात आपको लिखना है कि कुछ बैक्टीरिया की वजह से होती है। कौन कौन से बैक्टीरिया? साल्मोनेला, क्लॉस्ट्रीडियम, बोट्यूलिनम, स्टेफिलोकोकस, शिजिला आदि बैक्टीरिया। या फिर भोजन में कुछ रसायन या आर्सेनिक आदि उपस्थित हों, या फिर बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं या उनसे प्राप्त होने वाले फल होते हैं जो फूड पॉइजनिंग कराने का काम करते हैं। तो वो फल या वो पौधे से प्राप्त कोई
सब्जी या कोई फल का सेवन कर लिया गया हो तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। समुद्र से प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री जैसे झींगा मछली, ये सभी फूड पॉइजनिंग कराने का काम करते हैं, तो इनका सेवन कर लेने पर भी फूड पॉइजनिंग होती है। प्रदूषित उर्वरक तथा कीटनाशकों की अधिक मात्रा भी फूड पॉइजनिंग की वजह बनती है। अब जो क्रॉप उगाई जाती है, जो खेती की जाती है, वहां से जो ग्रेन्स निकलता है, अगर वो ऐसी जगह का ग्रेन है जहां पर बहुत अधिक कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग किया गया था, तो उनका सेवन करने पर भी फूड पॉइजनिंग की स्थिति हो जाती है। अगली बात, बिना हाथ धोए खाना खाने की आदत। अब हाथों में कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ वगैरह मौजूद होते हैं, तो भोजन करने से पहले ही आवश्यक है कि अच्छे तरीके से किसी साबुन से हाथ धोए जाएं। लेकिन क्या हो कि साबुन से हाथ धोए बगैर ही भोजन करने लगना, ये खाना खाने लगना, ये भी एक गलत आदत है जिसके द्वारा फूड पॉइजनिंग की स्थिति होती है। भोजन पकाने की प्रक्रिया में यदि अस्वच्छता है, अशुद्धता है, तो भोजन विषाक्त हो जाता है। अगली बात क्या है कि भोजन पकाने का जो मेथड है या जहां पर भोजन पकाया जा रहा है, जिन बर्तनों में भोजन पकाया जा रहा है, वो बर्तन साफ हों, स्वच्छ हों, वो अशुद्ध ना हो। तो ये सारी बातें थी कारण और लक्षण। अब बात करते हैं रोकथाम। तो भोजन व्यवस्थापक को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। खुद संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो, टाइफाइड या टीका लगवा ले तथा टोपी पहने, नाखून छोटे छोटे रखे तथा खुद को पूरी तरह साफ सुथरा रखे। मतलब जो भोजन व्यवस्थापक है, जो भोजन बना रहा है या भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है, कई शादी विवाह में, समारोह में आपने देखा है कि जो भोजन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले व्यक्ति होते हैं वो हाथों में ग्लव्स पहन के काम करते हैं। तो जहां पर भोजन बन रहा है, चाहे तो वो घर पर बन रहा हो या किसी समारोह में, या कहीं व्यवस्थापक जो हैं उस भोजन की देखरेख कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि भोजन हमेशा शुद्ध जगह पर बनाया जाए, स्वच्छ जगह पर बनाया जाए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई गंदगी ना हो बर्तनों में। जिन बर्तनों में तैयार किया जा रहा है, जिस जगह पर तैयार किया जा रहा है, वो शुद्ध हो। प्लस जो व्यक्ति उसको तैयार कर रहा है वो व्यक्ति भी साफ सुथरा हो और अपने हाथों को उसने साफ सुथरा रखा हो, ग्लव्स वगैरह पहन रखे हो। बूचड़ खाने की देखभाल जरूरी है, उसकी रोज और नियमित खूब अच्छी तरह सफाई हो। पशुओं को काटने के पहले और बाद में उनकी जांच पशु चिकित्सक करें, उसे कोई बीमारी तो नहीं है। मतलब जो मांस पशुओं का होता है उस पर भी ध्यान देना है कि किसी संक्रमित मांस का सेवन तो नहीं किया जा रहा है। चाहे वो कोई पशु हो या पक्षी का मांस खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, तो पहले उसको चेक करना है कि वो किसी संक्रमित जानवर के द्वारा तो नहीं प्राप्त किया गया है। दूध का पाश्चुरीकरण करें, दूध को गर्म कर लें। पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क का पॉस्चराइजेशन बहुत आवश्यक है, जिससे मिल्क में उपस्थित सभी जीवाणु विषाणु खत्म हो जाते हैं। बासी खाना ना खाएं, मतलब बहुत समय तक का रखा हुआ खाना नहीं खाना है, चाहे वो फ्रिज में रखा हो या किसी डिब्बे में बंद रखा हो, उसको खाना नहीं है। ताजा पकाया हुआ भोजन ही आपको लेना है।
रेफ्रिजरेटर में 1-2 दिन से अधिक पकाया हुआ खाना ना रखें, मतलब फ्रिज में रख देते हैं तो वो भी बहुत लंबे टाइम तक सुरक्षित नहीं रहता। छना हुआ पानी प्रयोग करें। डिब्बा बंद खाने का प्रयोग ना करें। रहने के स्थान, टेबल, कुर्सी, बर्तन आदि को अच्छी तरह से साफ करके रखें। अपने आसपास धूल, मक्खी, चूहे आदि को ना पनपने दें। कूड़े करकट का निपटारा तुरंत करें, उसे जमा ना होने दें। मतलब जो मच्छर हैं, मक्खियां हैं, चूहे हैं, उनको भी हटा देना। तो मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें इसमें रोकथाम में आपको याद रखनी है? रोकथाम में सबसे पहले याद रखनी है कि भोजन अच्छी तरह से स्वच्छ जगह पर पकाया गया हो। मांस जो वितरित किया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, उसको पहले देख लिया जाए किसी संक्रमित पशु के द्वारा तो प्राप्त नहीं किया गया है। दूध का पॉस्चराइजेशन करें। बहुत लंबे समय से रखा हुआ खाना ना खाएं। फ्रिज का खाना भी बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं होता, वो भी ना खाएं। डिब्बे बंद खाने का प्रयोग ना करें। बर्तनों को साफ सुथरा रखें। कूड़ा करकट ना पनपने दें। मच्छर, मक्खी, चूहे आदि भोजन के आसपास ना आने दें। अब रोकथाम की सारी मेथड। भोजन व्यवस्थापक स्वच्छता का ध्यान रखें। भोजन व्यवस्थापक स्वच्छता का ध्यान रखें। दूसरी बात, हाथ धोकर खाना खाएं। तीसरी बात, बैठ। जी जी। डिब्बा बंद भोजन का प्रयोग ना करें। थर्ड बात, फ्रिज में बहुत
लंबे समय से रखा हुआ भोजन ना लें। नेक्स्ट, मांस का सेवन करने से पहले पशु की जांच करें। ये सभी विधियां हैं जिनके द्वारा हम सर्जन हो जाए व्यवस्था में सकलाली उनकी वो लड़की की शादी करनी मंगल है वो हमें बताइए। हमने भी हमारे हमने कि हमें पढ़ा रहा है कार्य चर्चा हमने करी थे पंडित जी हमारा मंगल है कुंडली अभियान हमें पता नहीं ठीक बड़ी आदमी हुई करोड़पति हुई तो आज पति को मिला ये बच्ची है और बाकी कॉन्वेंट में पढ़ा रही है सिलेक्ट नहीं है ये सब कुछ मतलब मतलब पढ़ा हो जाता व्यक्ति नहीं है कलेक्टर की तैयारी नहीं है वो बच्ची ये कई बच्ची है करोड़पति पार्टी है मंगल है हम जब देख रहे हैं कुछ भी मंगवा दे कई कई तो है तो हमने आज मिला कर लेंगे अपने हिसाब से जब तक उनको फोन पहुंचो हम विज्ञान से चलता अपने नृत्य कर्म करके पूजे बाद बीच में रुक गए। यहाँ नहीं बनेगा चलो ठीक हम तो मरवा हो जाओ अब लिख लो बात करते हैं। भोजन विषाक्तता की रोकथाम के उपाय हैं। भोजन विषाक्तता की रोकथाम। प्रतिज्ञा तो उसे के मतलब कई बार नहीं वहीं पे बाप हाँ चीज के पास है
लिख लिया। एक और बात इसमें ये बातें हो गई। दूसरी बात कि अब भोजन के आसपास किसी मच्छर, मक्खी, किसी चूहे, कॉकरोच आदि को न आने दें। किसी मच्छर, मक्खी, चूहे, कॉकरोच आदि को ना आने दें। घर के आसपास कूड़ा करकट जमा ना होने दें।
घर के आसपास कूड़ा करकट जमा ना होने दें। लिख लिया डॉक्टर साहब? अब इसमें जिनको भोजन विषाक्तता की समस्या हो जाती है तो उल्टी दस्त के कारण पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। इस वजह से पानी की कमी ना होने दें मरीज को और ORS का घोल देते रहें। जब भी भोजन विषाक्तता की समस्या हो ORS मरीज को देते रहें। और स्थिति गंभीर होने पर बहुत अधिक उल्टी दस्त हो गए हैं, व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक पानी की कमी हो गई है, तो फिर किसी चिकित्सक की सलाह लेकर अस्पताल में उसका इलाज कराया जाए। पहले घर पे क्या कर सकते हैं कि पानी की कमी, काफी ज्यादा पानी की कमी हो जाती है तो पानी की कमी ना होने दें। कौन राजेश? ऊपर पता करना पड़ेगा, यहाँ तो क्लास चल रही है। उल्टी दस्त होने के कारण मरीज में पानी की कमी हो जाती है। मरीज को तरल पदार्थ देते रहें। मरीज को ORS उपलब्ध कराएं। अक्सर तरल पदार्थों में जैसे कौन कौन सा, जैसे चाय, कॉफी, दूध भी दे सकते हैं, लेकिन दूध क्या है, हर एक व्यक्ति को पाचक नहीं होता है। और नारियल पानी, ये दाल का पानी, पतली पतली खाने की चीजें जो पाचक भी हों, साथ में पानी की कमी भी पूरी करती जाएं। जैसे खासकर उसमें दिया जाता है नारियल पानी और चाय, तो जो कि पानी की कमी को भी पूरा करती रहती हैं और व्यक्ति को सुपाच्य भी होती हैं। दूध दे सकते हैं, लेकिन दूध में दिक्कत क्या होती है, दूध हर एक व्यक्ति को सुपाच्य नहीं होता।
पचता नहीं है। किसी किसी व्यक्ति को तो पच जाता है, लेकिन हर व्यक्ति को दूध सुपाच्य नहीं है, पचता नहीं है। और ORS उपलब्ध कराना चाहिए ऐसे मरीजों को। अब मान लो तत्काल में ORS का घोल उपलब्ध नहीं है, तो जैसे शक्कर, हाँ शक्कर, नींबू हाँ का पानी दे देते हैं, नींबू पानी दे, मतलब उपलब्ध नहीं है ORS का पैकेट अपने पास वो, तो 1 गिलास में शक्कर नमक मिला के दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि नमक की कमी और शक्कर की कमी पूरी हो जाती है। क्या उल्टी दस्त होने की वजह से पानी, नमक ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इनकी कमी पूरी हो जाती है। तो घर पे ये दे सकते हैं, नींबू पानी, नींबू मिला के थोड़ा सा नींबू पानी तैयार करके भी दे सकते हैं, शिकंजी दे सकते हैं। ये सभी पानी की कमी को पूरा कर देते हैं।